तो मेरे पहला जो टॉपिक है लाइक बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें के 3 टॉपिक हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लोग। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा जो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं लाइक जो मार्केट इकोनॉमी है या फिर गवर्नमेंट द्वारा मोस्टली कंट्रोल किया जा रहा है वो सब चीज़ें, ये चीज़ें देखेंगे लोग। तीसरा देखेंगे लोग कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है डिफरेंट सिचुएशंस में लाइक उसके पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेट्स से लिमिटेड बजट है, तो वो एक नया फ़ोन ले ले या कोई लैपटॉप ले ले, ऐसे कुछ सिचुएशन के बारे में हम लोग सीखेंगे लोग। तो अगर बोले माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं लोग कि जो छोटी-मोटी चीज़ों से रिलेटेड हो लाइक हाउस होल्ड हो गया, फॉर्म्स हो गया या इंडिविजुअल्स हो गया, उनकी इंडिविजुअल चीज़ों से रिलेटेड हो। जैसे एक डिफरेंस समझो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग इंडिविजुअल चीज़ों पर डिस्कस करते हैं लोग, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पूरे कंट्री लेवल पर डिस्कस करते हैं लोग। समथिंग लाइक हम लोग जीडीपी का डिस्कशन कर रहे हैं लोग, एनएनपी का डिस्कशन कर रहे हैं लोग, या जीएसटी रूल्स वगैरह डिस्कस कर रहे हो, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएँगे। और जो छोटी-छोटी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लोग कि एक फर्म्स को चलाने के लिए जो वर्कर्स हैं उनका पे स्लिप, उनका सैलरी वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सब पर्टिकुलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। हम लोग बेसिकली इसमें फोकस करेंगे लोग कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमारे अर्थ पे ये भी नहीं है कि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन जो ह्यूमन वांट्स है वो मोर मोर चाहता है, लाइक एक अगर पूरा होगा तो वो दूसरे के लिए चाहेगा। तो कैसे अलोकेट करें इन लिमिटेड रिसोर्सेज को ताकि हम अपने बजट में रहते हुए भी अपना लाइफ अच्छे से फुलफिल कर पाए लोग। तो की टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे लोग सप्लाई और डिमांड के बारे में। जो प्राइस मैकेनिज्म्स होता है कैसे चेंज होते हैं, लाइक अगर डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइसेस कैसे चेंज होता है, डिमांड घट रहा है तो प्राइसेस कैसे चेंज हो रहा है। लाइक अभी जैसे तुम गैस का एग्जांपल ले लो, तो गैस का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग भी इसका शुरू हो गया है बहुत सारी चीज़ों में। दिल्ली वगैरह में अगर आप देखोगे तो जो गैस 1200 करीब मिलता था वो करीब 2500-2700 के करीब पहुंच गया है। फिर से हम लोग देखेंगे रिसोर्स एलोकेशंस के बारे में और मार्केट एफिशिएंसी वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे लोग। सबसे पहले स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, हमें ये समझना होगा कि अर्थ पे जो हम लोग का अर्थ है उस पे लैंड लिमिटेड है, लैंड को बढ़ाया नहीं जा सकता है। जो लेबर है वो भी लिमिटेड है, एक टाइम के बाद ह्यूमन पॉपुलेशन का भी लिमिटेड लेबर ही आपको मिल पाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप लेबर इंक्रीज कर सकते हो, और कैपिटल भी लिमिटेड है। लेकिन जो ह्यूमन वांट्स है वो कभी भी रुकता नहीं है, लाइक अगर एक चीज़ आपको मिलेगा दूसरे के पीछे जाओगे। वो कभी एक ऐसा नहीं है कि भाई ये पा लिए तो अब इसके बाद कोई नीड नहीं है। आपका ह्यूमन वांट है वो हर टाइम इंक्रीज़ होते रहेगा। तो इम्प्लीकेशंस क्या होता है कि जो स्कार्सिटी है, जो लिमिटेशंस है रिसोर्सेज़ का, वो जो रिसोर्स एलोकेशन करना है उसके लिए डिसीज़न मेकिंग करने के लिए हम लोग को फ़ोर्स करता है कि रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं और उनका स्कार्सिटी है, इसलिए तुम रिसोर्स एलोकेशन के लिए कुछ ऐसे प्रॉपर डिसीजंस बनाओ ताकि सबके लिए लाइफ के लिए कुछ यूजफुल, कुछ नेसेसरी रिसोर्सेज उन्हें अलोकेट हो जाए। लेट्स से आ, तुम बहुत सारे अभी लेट्स से तुम गैस का बहुत ज़्यादा यूज कर लो, तो तुम अपना नीड तो पूरा कर लोगे, साथ में तुम इसका कुछ कमर्शियल यूज करके कुछ प्रॉफिट भी बना लोगे। लेकिन तब क्या कि इन गैस के लिमिटेशंस के कारण कुछ फैमिलीज भूखे रह जाएं, उनको खाना तक ना मिल पाए। तो ये हमें समझना होगा कि गैस ऐसे अलोकेट करना होगा ताकि तुम्हारा नीड तो पूरा हो जाए, दूसरों का भी नीड पूरा हो जाए। ये नहीं कि तुम्हारा वांट है कि और ज़्यादा हम कमा भी लें कमर्शियली, तो वो तुम्हारा एज़ अ साइड रखा जा सकता है दूसरों के कंपैरिज़न में, क्योंकि इनका ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा ये कमर्शियल यूज़। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है कि देखो, हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ होने के कारण हम लोग को हमेशा कुछ जैसे बहुत सारे हम लोग को वांट्स है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को चुनना पड़ता है हम लोग को अपने बेनिफिट के हिसाब से वगैरह। लेट्स से कोई फैक्ट्री है, उसे चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे कार बनाना है या बाईसाइकिल बनाना है। ये बेस करेगा कि कार का डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है या बाईसाइकिल का, और उससे होने वाला रेवेन्यू पोटेंशियल किस में ज़्यादा है। लेट्स से अगर वो उसे लगता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में कार्स अगर हम बनाएंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इसका डिमांड भी अच्छा है, तो उसे कार बनाना चाहिए। अगर
वो समझे कि अगर बाईसाइकिल का अच्छा प्रॉफ़िट मिल सकता है तो बाईसाइकिल बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड रिसोर्स में दोनों बनाने लग जाए। ऐसे क्या रह सकते हैं हाफ़-हाफ़ बना ले और उसमें एक बार टेस्ट कर ले जिसमें उसको अच्छा प्रॉफ़िट हो, वो लेकर वो आगे बढ़ जाए। थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड कॉन्ट तो ये हम लोगों ने ऊपर देखा कि ह्यूमन वांट्स बाउंडलेस है, जिसको एवरीवन चाहता है कि वो सैटिस्फाई हो, लेकिन अगर एक सैटिस्फाई होता है तो उसके बाद अनदर बढ़ ही जाता है। इसलिए हमें रिसोर्स एलोकेशन के लिए प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि हमें रिसोर्सेज़ को कैसे एलोकेट करना है ताकि सबका नीड पूरा हो सके। लाइक कोई पर्सन है, उसका बजट फिक्स है, लाइक अगर उसका इनकम कुछ लेट्स से 60,000 मंथली है, तो उसको समझना होगा कि मुझे अगर एक नया फ़ोन या लैपटॉप में चूज़ करना होगा कि क्या उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक नया फ़ोन ले लेना या एक लैपटॉप ले लेना, तो उसके हिसाब से उसको डिसाइड करना होगा कि जो मेरा बजट है उसमें क्या मुझे प्रेफ़र करना चाहिए। अब अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट एक टर्म है एक जिसमें वो बताता है कि लेट्स से तुम ये डिसाइड करना है न्यू फ़ोन और लैपटॉप के बीच में, ठीक? तुमने लेट्स से चुना लैपटॉप, तो न्यू फ़ोन तो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें लैपटॉप मिल गया। तो यहाँ पे न्यू फ़ोन ना मिल जाने के कारण जो तुम्हें लॉस हुआ, जो तुम्हें मतलब मान सकते हो कि जो तुम नीड्स पूरा करने चाहते थे न्यू फ़ोन्स की सहायता से, वो तो पूरा नहीं होगा। तो वो तुम्हारे लिए अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट हो गया। जैसे जो प्रीवियस एग्ज़ाम्पल था कि फैक्ट्री को बाईसाइकिल और कार बनाना था। लेट्स से वो चूज़ करता है कम फैक्ट्री की चलो मुझे अब कार ही बनाना है, बाईसाइकिल नहीं बनाएँगे। तो कार बनाएगा तो इसको रेवेन्यू तो मिल जाएगा कार बेचने के थ्रू। लेकिन अगर वो बाईसाइकिल बनाया रहता तब भी उसको कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिला होता। तो यहाँ कार बनाने के कारण वो बाईसाइकिल का रेवेन्यू तो हट गया। यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट वहीं बाईसाइकिल का कॉस्ट प्रॉफ़िट जो बाईसाइकिल पे मिला होगा, वो प्रॉफ़िट यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट हो गया। क्योंकि फैक्ट्री कार बनाया जिसके कारण वो मिस कर दिया बाईसाइकिल अगर बनाता तो उसको कुछ प्रॉफ़िट हुआ रहता, तो वो प्रॉफ़िट फैक्ट्री मिस कर दिया। तो यहाँ पे बाईसाइकिल का जो प्रॉफ़िट है वो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट हो गया उस फैक्ट्री के लिए। अब है कि पब्लिक गुड्स में अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट हमें देखना है। लेट्स से गवर्नमेंट बहुत सारे तुम्हें सब्सिडीज़ देती है। लेट्स से जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। जैसा अभी बिहार में जो आया था कि सारे जो भी वुमेन्स है उनको 10,000 के करीब पैसे मिलेंगे ऐसे जो इलेक्शन के समय आया था। अब ये 10,000 गवर्नमेंट कहाँ से देगी? गवर्नमेंट तो कुछ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पैसा कमा रही है वो उससे देगी। गवर्नमेंट बेसिकली जो टैक्स पेयर्स का मनी है उसी को एलोकेट करेगी। तो वही है कि अगर कुछ भी सुविधा गवर्नमेंट दे रहा है, लेट्स से वो पब्लिक हेल्थ सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट, तो उसका जो कॉस्ट जा रहा है वो टैक्स पेयर्स के ऊपर जा रहा है। तो यही होगा कि सुविधा लेट्स से पब्लिक हेल्थ में मिला तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे गया? टैक्स पेयर्स के रूप में। क्योंकि टैक्स पेयर्स ने अपना पैसा दिया, वो पैसा हेल्थ केयर सर्विस में गया। तो यहाँ पे तो बेनिफिट मिला पब्लिक हेल्थ सर्विसेज अच्छे हुए, लेकिन उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टैक्स पेयर्स के ऊपर गया। तो वही है कि जब गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट फ्री में प्रोवाइड करती है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर चला जाता है। हिडन कॉस्ट ऑफ रेट टैग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि लेट्स से तुम्हें कोई बिजनेस खोलना है, तो ऐसा भी तो नहीं है कि इंडिया में तुम डायरेक्ट जाओ अपना बिजनेस खोल लो, कोई कागजी काम वगैरह नहीं कराए, ऐसा तो है नहीं। तुम्हें बहुत सारे पेपर वर्क करने होंगे, बहुत सारे रेगुलेशंस वगैरह समझने होंगे, उसको पास कराना पड़ेगा, तभी तुम जाके अपना बिजनेस वगैरह सक्सेसफुल खोल पाओगे। तो रेट टैप यही होता है कि जो डिफरेंट रेगुलेशंस है, पेपर वर्क्स है, उनको सँभालना, उनमें जो टाइम स्पेंड हो गया, वो सब चीज़ें रेट टैप के अंदर आता है। तो अगर ऐसा किया जाए कि पेपर वर्क बहुत कम हो जाए, रेगुलेशंस बहुत कम हो जाए, तो बिज़नेस इनोवेशन वगैरह ग्रोथ में मदद मिलेगा। लेकिन रेट टैप के हार्ड रेगुलेशन अगर रेट टैप बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हार्ड रेगुलेशंस हो, तो बिज़नेस इनोवेशन बहुत डिक्रीज़ करेगा, ग्रोथ भी उतना नहीं मिल पाएगा क्योंकि सारा तुम्हारा इनोवेशन वो सब टाइम तुम्हारे ये रेट टाइप वाले फीचर्स को समझने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में ही चला जाएगा। यही है कि अगर डीरेगुलेशंस रहे, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रहे, तो इसके कारण जो हिडन कॉस्ट आएगा, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट जो रेट टाइप के कारण आ रहा था, वो नहीं हो पाएगा।
अब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली ऐसा मान सकते हो 3 टाइप होते हैं। पहला मार्केट इकोनॉमी, दूसरा कमांड इकोनॉमी, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तुम्हें ऑर्गेनाइज़ करना है ताकि जो डिफरेंट स्कार्सिटी हैं और जो डिफरेंट सोशल नीड्स हैं उनको तुम मीट कर पाओ, उनको बढ़िया से हैंडल कर पाओ। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस इसमें नेग्लिजिबल होता है। कमांड इकोनॉमी में क्या होता है कि मार्केट को पार्टिकुलरली गवर्नमेंट ही डोमिनेट करती है। और मिक्स्ड में क्या होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी रहेंगे और गवर्नमेंट भी रहेगा। अब लेट्स से मार्केट इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट करो। लेट्स से अगर अब इसमें मार्केट इकोनॉमी अगर इंडिया में रहता तो प्राइवेट प्लेयर्स डोमिनेट करते लोग। गैस क्राइसिस के कारण गैस का प्राइस बढ़ रहा होता। जो प्राइवेट प्लेयर्स होते लोग वो सोचते लोग कि और बेनिफिट कमाया जा सकता है, तो वो क्या करते लोग, और ब्लैक मार्केटिंग गैस का शुरू होता तो गैस का प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन लेट्स से अगर कमांड इकोनॉमी होता तो वो फुल कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता। फिर गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर प्राइस के बाद तो गैसेस का दाम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसे पुअर लोगों को भी तो देखना है, जो डिफरेंट रीजन्स में हैं, उनके लिए भी ध्यान देना है। तो गैस का जो ब्लैक मार्केटिंग उतना तो नहीं हो पाता, बहुत कम होता है। फिर भी कुछ लोग प्राइवेट प्लेयर्स छुपा के बेचते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में होता है गैस का फुल कंट्रोल, तो प्राइसेस गैस के इतने इंक्रीज नहीं होते। अब इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो गैस का कंट्रोल प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में भी है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ है उनके हाथ में भी है। तो कुछ कुछ ब्लैक मार्केटिंग पॉसिबल हो पाता है, जिसके कारण कुछ जगह गैस का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जहाँ पे स्कार्सिटी है वहाँ पे धीरे धीरे गवर्नमेंट कुछ कुछ गैस का सप्लाई दे पा रही है और कुछ रिसोर्सेज कम कर रही है, जैसे कम करो। लाइक हम जैसे मेरे कॉलेज आईटी मंडी में क्या है कि यहाँ पे पहले हम लोग को लेट्स से ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं, जो रोटी मिलता है। बेसिकली हम लोग को तीनों टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के समय भी हम लोग को तीनों टाइम ब्रेकफास्ट रोटी मिलता था। लेकिन अभी गैस क्राइसिस के कारण ब्रेकफास्ट और लंच में से तो हटा दिए गए हैं ब्रेड, सिर्फ रात में ब्रेड प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस के कारण ऐसा कुछ चीज़ों में कमी की है कि तुम्हारा नीड तो कंप्लीट हो जाए, पर ये नहीं है कि तुम्हारा फुल और अधिक नीड पूरा करने के लिए तुम दूसरे के फैमिली के बारे में ना सोचो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आईटी मंडी में कि ऐसे इम्प्लीमेंटेशन कर हम लोग का नीड तो पूरा हो रहा है, हम लोग को इसके बदले राइस वगैरह मिल रहा है लंच के समय, और ब्रेकफास्ट में कुछ अदर ऑप्शंस मिल रहे हैं, उससे हम लोग का नीड तो पूरा हो जा रहा है। लेकिन अभी जो गैस क्राइसिस है, इस सिचुएशन में थोड़े से गैस कुछ और लोगों को भी भेजा जा रहा है, जिसके कारण उनके नीड भी, उनके जो बेसिक नीड है वो पूरा हो जाता है कि वो खा पाए लोग। तो यही हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि मार्केट इकोनॉमी क्या है। तो मार्केट इकोनॉमी में मेन क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड पे मेन डिपेंड करता है। अगर डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई नहीं, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे गैस का डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई उतना ज़्यादा नहीं है, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और इसके उल्टा अगर डिमांड घट रहा है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेंगे। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत नेग्लिजिबल होता है। जैसे ये एक एग्जांपल है कि जो ब्रेड का प्राइस है वो डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर का डिमांड और प्रोड्यूसर का सप्लाई कैसा है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, ब्रेड का डिमांड कंज्यूमर बहुत ज़्यादा कर रहा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, तो प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। इसी को उल्टा अगर डिमांड कम रहता, लोग ब्रेड चाहते ही नहीं, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कंपनी बहुत ज़्यादा ब्रेड बना चुकी है, तो उसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएंगे। कमांड इकोनॉमी डिस्कस किया क्या था कि जिसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, वो सब कुछ इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, अलोकेशन ऑफ गुड्स, सब कुछ गवर्नमेंट एंटिटीज़ के हाथों में होगा, वहीं सब सारे सप्लाई को मैनेज करेंगे। इसमें गोल क्या होता है कि कमांड इकोनॉमी में कि ये इनइक्वालिटीज़ जो होगा उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। लेकिन गवर्नमेंट, अगर सब कुछ तुम गवर्नमेंट एंटिटीज़ के हाथ में रहो, सब कुछ रहेगा मैनेज करने के लिए, तो ये एफिशिएंसी को लैग कर जाएगा, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म इसलिए कर जाते हैं क्योंकि लेट्स से गैस बेचने वाले 2 कंपनीज़ हैं,
तो इन दोनों में कंपटीशन रहेगा, जिसके कारण ये अच्छा परफॉर्म करेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। लेकिन गवर्नमेंट अगर एक पूरा सब कुछ मैनेज करे, सारे सप्लाई डिमांड को मैनेज करे, तो उसके कोई कंपटीशन मिलेगा नहीं। वो जैसा चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते जाएगा, उसमें कुछ नए अच्छे इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं आएंगे, इसलिए वो एफिशिएंसी को मैच नहीं कर पाता। अब है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में, तो मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या है कि लाइक तुम दोनों को कंबाइन कर दो। कुछ प्लेयर्स गवर्नमेंट एंटिटीज के भी रखो और कुछ प्राइवेट एंटिटीज के भी रखो। गवर्नमेंट एंटिटीज बेसिकली वो संभालेगी लाइक जो इसेंशियल गुड्स है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता है, वो मोस्टली गवर्नमेंट एंटिटीज संभालेंगे। और थोड़े बहुत जिनसे काम जिनका अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं, वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में रहेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी में एक और क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि वो डीबीटी जैसे सर्विसेज का इस्तेमाल करती है कि लेट्स से कुछ बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे कुछ फैमिलीज हैं, उनको क्या करेगी, डायरेक्ट कुछ पैसे मंथ वाइज उनके अकाउंट में भेज देगी। लेट्स से 2000 मंथली इनके अकाउंट में भेज देगी। अब इससे क्या हुआ कि लेट्स से प्राइवेट एंटिटीज कुछ प्राइसेस इंक्रीज भी किए या कुछ इन्फ्लेशन वगैरह भी आया, तो ये अपने जो पैसे मिल रहे हैं उनके साथ से अपना बेसिक नीड कंप्लीट कर पाएंगे लोग। तो डीबीटी ऐसा होता है कि लाइक तुम बीच के डायरेक्ट उनके अकाउंट में कुछ पैसे या कुछ बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दो, ताकि बीच की जो मिडिल मैन है वो हट जाए, लो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे लोग कि कंज्यूमर क्या चाहेगा कि उसका जो बजट है, उस बजट के अंदर रहते हुए वो अपना यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर पाए, और इस हिसाब से वो डिसीजन अपना बनाए। अगर वो 10,000 कमा रहा है, तो 10,000 में वो कैसे खर्चे करे ताकि उसका मैक्सिमम यूटिलिटी उससे मिल पाए, उसको 100% सेटिस्फेक्शन की तरफ वो जा पाए। इससे हम लोगों को पहले 3 टर्म्स देखना होगा। पहला यूटिलिटी, दूसरा टोटल यूटिलिटी और तीसरा मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है कि कोई पार्टिकुलर गुड या सर्विस, लेट्स से तुम ब्रेड का एग्जांपल ले लो, और सर्विस लेट्स से तुम फ़ोन कॉल्स का ले सकते हो। तो इस सर्व इस गुड या इस सर्विस के कारण तुम्हें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो तुम्हारा यूटिलिटी बताता है। जैसे तुमने 1 महीने का जियो का रिचार्ज कराया, तो जियो तुम्हें 1 मंथ का सर्विस देगा कि तुम कहीं भी कॉल लगा सकते हो, तो इंटरनेट्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है यूटिलिटी, यानी तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस पार्टिकुलर सर्विस के कारण। टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि तुम जितने भी सामान का यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में, लेट्स से तुम नहाने के लिए साबुन, सर्फ वगैरह का यूज़ कर रहे हो, फिर खाने के लिए कुछ का यूज़ कर रहे हो, फिर कंबल वगैरह सोने वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हो, तो इन सब को मिला तो जो तुम्हें ओवरऑल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो तुम्हारा हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि एक नए यूनिट के ऐड होने से जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन तुम्हें मिलता है वो हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। इससे तुम 10 ब्रेड खाए और तुम्हें 90% सेटिस्फेक्शन मिला, तो एक और अगर इसका यूनिट बढ़ाओगे, लेट्स से एक ब्रेड और ऐड किए और तुम्हारा सेटिस्फेक्शन 92% चला गया, तो एक ब्रेड के ऐड होने से तुम्हें 2% का सेटिस्फेक्शन और इंक्रीज हुआ, तो ये तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। अब एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बेसिकली क्या बताता है कि जैसे जैसे तुम एक पर्टिकुलर आइटम को तुम कंज्यूम करोगे, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसका यूटिलिटी घटते जाता है। जैसे मान लो तुम पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, तुम्हें 4 स्लाइस वाला पिज़्ज़ा मिला, तो जब पहला स्लाइस तुम खाने जाओगे तो वो लेट्स से तुम्हें 20% सेटिस्फेक्शन दिया, तो जब तुम दूसरा खाने जाओगे तो वो उतना नहीं देगा सेटिस्फेक्शन, वो लेट्स से तुम्हें 15% ही सेटिस्फेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि एक तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन थोड़ा बहुत तो पहले ही कंप्लीट हो चुका पहले स्लाइस के कारण, दूसरा तुम्हें टेस्ट भी मिल गया। तो जो पहला पीस हुआ वो तुम्हें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिया एज़ कम्पेयर टू दूसरा, तीसरा, धीरे-धीरे मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि एक एडिशनल यूनिट के ऐड होने के कारण उनमें उसका सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने में कुछ लॉसेस हो जाते हैं, तो वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। अब इंडिफरेंस कर्व्स, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लोग कि कॉम्बिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे लोग 2 गुड्स का, लेट्स से एप्पल और मैंगो, इन 2 गुड्स का हम लोग कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे लोग, जो कि इक्वल सेटिस्फेक्शन तुम्हें देंगे।
लेट्स से कोई आदमी है और उसको 100% सेटिस्फेक्शन तब मिल रहा है जब वो 10 एप्पल और 20 मैंगो को ले ले, ठीक है। अब या तो कॉम्बिनेशन ये ले ले या कुछ डिफरेंस कॉम्बिनेशन, लेट्स से 15 एप्पल ले लिया और 15 मैंगो ले लिया, या कुछ और कॉम्बिनेशन लेट्स से 20 एप्पल ले लिया 10 मैंगो ले लिया। तो ये सारी कॉम्बिनेशंस का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो वो समथिंग कुछ ऐसे आता है। जैसे उस आदमी को लेट्स से 14 हॉट डॉग्स और 20 हैमबर्गर से सर्टिफिकेशन मिल जाता है, या फिर 10 हॉट डॉग्स और 26 हैमबर्गर से। तो इन डिफरेंस का बेसिकली ये बताता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स लाइक लेट्स से हॉट डॉग्स और हैमबर्गर्स जो कि इक्वल सेटिस्फेक्शन तुम्हें दे पाए, यानी ये कॉम्बिनेशन तुम्हें इक्वल यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब इनडिफरेंस कर्व्स क्या होता है? तो जो भी तुम इनडिफरेंस कर्व्स देख रहे थे उनका एक सेट बना लो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इनडिफरेंस कर्व्स हैं, उनका एक सेट बना लो और वो उसको जब तुम एक साथ रिप्रेजेंट करोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा इनडिफरेंस मैप्स। अब इसमें है कि जैसे जैसे तुम इनडिफरेंस कर्व्स में ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारा यूटिलिटी इंक्रीज होगा, लाइक ये हायर यूटिलिटी, यानी इसका यूटिलिटी हायर होगा और इसका यूटिलिटी लोअर होगा, दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो। देखो कैसे, लेट्स से तुम एक पॉइंट यहाँ पे चूज किए और सेम लेट्स से पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट चूज किया। यहाँ पे लेट्स से 10 एप्पल आ रहे हैं और 10 मैंगो आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10 एप्पल तो यहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 20 मैंगो आएगा। तो तुम समझ रहे हो कि पहला जो IC1 है, इंडिफरेंस कर्व 1 है, वो यूटिलिटी कितना का दिखा रहा है कि 10 एप्पल और 10 मैंगो का। लेकिन जब जो थर्ड वाला IC3 है वो यूटिलिटी कितना का दिखा रहा है, 10 एप्पल और 20 मैंगो का। ये दिखाता है कि अगर इन डिफरेंस कर्व्स में तुम ऊपर की तरह हायर ऑर्डर पे जाओगे तो वो तुम्हें ये फील देगा कि तुम्हारा यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। यानी पहले तुम्हें एक पार्टिकुलर लेट्स से 10 एप्पल और 20 मैंगो का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, लेकिन अब इंक्रीज होगा 10 एप्पल और 20 मैंगोज से। बजट से तो बजट लाइन क्या होता है कि लेट्स से तुम महीने का 10,000 कमा रहे हो और तुम देख रहे हो कि तुम्हारा यूटिलिटी लेट्स से 10 एप्पल और 20 मैंगो का है। तो एप्पल के कुछ प्राइसेस होंगे, लेट्स से एप्पल के प्राइस हैं 5 रुपये और मैंगो के प्राइस है 10 रुपये, ऐसा कुछ प्राइस मान लो। तो तुम कुछ मनी खर्चा करके ये तुम्हें मिल गया ये पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन। अब तुम सोच रहे हो कि नहीं, इन डिफरेंस का तो ऐसा होता है, क्यों ना कोई और पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन ट्राई करें। तो लेट्स से अब तुम ट्राई किए कि 5 एप्पल लेंगे और 25 मैंगो लेंगे, फिर इनके प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो तुम्हारे बजट के अंदर है कि नहीं वो पार्टिकुलर आइटम। तो ये क्या दिखाता है, ये लाइन दिखा रहा है बजट लाइन को, जहाँ पे एम तुम्हारा है टोटल जो मैक्सिमम तुम अर्न कर रहे हो, लेट्स से जो तुम्हारा बजट है 10,000 उसको दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि उस पार्टिकुलर बजट के अंदर तुम X1 और X2 मतलब मान लो एप्पल और मैंगो के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस खरीद सकते हो। लेट्स से 5 एप्पल और 10 मैंगो खरीद सकते हो, 7 एप्पल और लेट्स से 9 मैंगोज खरीद सकते हो। ये पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, ये बता रहे हैं कि लाइक अपने पार्टिकुलर बजट के अंदर आते हुए तुम अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशन चूज करोगे मैंगो और एप्पल के तो वो लाइन कुछ समथिंग कुछ ऐसा आएगा। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये टर्म क्या होता है कि लेट्स से मेरे पास 6 बनानाज है, किसी के पास 3 एप्पल्स हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं बनाना देकर उससे एप्पल ले लूँ, और हम लोग आपस में कुछ ऐसे डिसाइड किए कि मैं अपने 6 बनानास दे दूंगा और तुम मुझे 3 एप्पल्स दे देना। तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितने का होगा कि 6 बनाना के बदले मैंने 3 एप्पल लिए, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा कि 6 डिवाइड बाई 3 यानी 2, यानी 2 यूनिट ऑफ बनाना के बदले मैंने 1 यूनिट ऑफ एप्पल लिया और मेरे तरफ से गया है, मुझे लॉस हुआ है ज़्यादा का, तो यहाँ पे
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम का हमेशा यहाँ पे माइनस का साइन रहता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 6 गया है और वो ऊपर यूनिट हम हरदम रख रहे हैं और वो जाने वाला यूनिट है, इसलिए माइनस साइन हमेशा अपने तरफ से अपने रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो माइनस साइन आता है। तो -6/3 करोगे तो -2, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन केस में क्या हो गया -2 का, कि मेरी तरफ से 2 यूनिट के बदले मुझे 1 यूनिट का पेपर मिला है। अब है कि कंज्यूमर का ऑप्टिमल चॉइस कैसे तुम पता करोगे? देखो, ऑप्टिमल कंजप्शन पॉइंट तब मिलता है जब बजट लाइन जो हाईएस्ट इन डिफरेंस कर्व है उस पर टेंजेंट हो जाए। लेट्स से तुम्हारा बजट लाइन कुछ ऐसा है, ठीक है, और तुम्हारे तुम आईसी कर्व्स जो बना रहे हो इन डिफरेंस कर्व, वो कुछ ऐसा है, फिर एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है, ऐसे बहुत सारे कर्व्स हैं तुम्हारे पास। तो ऑप्टिमल चॉइस वो होता है कंज्यूमर के लिए जब जो बजट लाइन है और जो इन डिफरेंस कर्व है वो आपस में एक दूसरे पर टेंजेंट पे मीट कर जाए। लेट्स से यहाँ पे मीट जो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उनका हो गया कि ये कंज्यूमर के लिए अपने बजट के अंदर रहते हुए जो मैक्सिमम यूटिलिटी वो गेन कर सकता है, वो ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम यूटिलिटी गेन कर सकता है। अगर इधर आएगा तो उसको यूटिलिटी उसका घटते जाएगा, उसको सेटिस्फेक्शन का जो लेवल मिलना चाहिए वो घटते जाएगा उसके बजट के अंदर। लेकिन इधर बढ़ेगा तो उसका बजट कम पड़ जाएगा। वही है कि ऑप्टिमल कंजप्शन पॉइंट तब मिलता है जब बजट लाइन यानी ये वाला लाइन हाईएस्ट इन डिफरेंस कर्व पे टेंजेंट हो जाए। लेट्स से ये वाला लाइन पर टेंजेंट हो रहा है, ठीक है, तो इस बजट के अंदर रहते हुए अगर मुझे मैक्सिमम यूटिलिटी लेना है तो मुझे इस इन डिफरेंस कर्व के टेंजेंट वाले पॉइंट के करीब मुझे जो भी लेट्स से यहाँ पे 10 मैंगो और 10 बनाना है तो वो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इधर सिलेक्ट करूँगा इसका सीधा मतलब क्या होगा कि मेरा यूटिलिटी लेट्स से सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ तक का मिल सकता है, लेकिन मुझे कम का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मेरा यूटिलिटी जो मेरे बजट के अंदर रहकर मिल सकता है उतना मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन इधर बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि यूटिलिटी इंक्रीज होगा लेकिन उतना मेरे पास बजट नहीं है कि मैं उस सामान को परचेज कर पाऊंगा। यानी जो ऑप्टिमल पॉइंट क्या बताता है कि ये पॉइंट मैक्सिमाइज कर देगा तुम्हारी यूटिलिटी को, तुम्हें अपने बजट के अंदर रहते हुए उस यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर देगा। ओवरऑल समरी क्या रहेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि जो रिसोर्सेज ओरिजिनली रिसोर्सेज का स्कार्सिटी है, हमारे पास ये नहीं कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो उस रिसोर्सेज के स्कार्सिटी में हम अपने डिसीजंस कैसे दें ताकि हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिल पाए। हमारे पास जो बजट है उस बजट को हम कैसे खर्चे करें, कैसे डिसीजंस लें अपने लिए ताकि उससे हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिल पाए। दूसरा इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया। लाइक जैसे अगर गवर्नमेंट कुछ फ्रीबीज दे रही हैं कुछ पुअर पीपल को, तो इसका बर्डन किस पे जा रहा है, टैक्स पेयर्स पे। तो इन फ्रीबीज के कारण अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे गया, टैक्स पेयर्स पे गया। लेट्स से फैक्ट्री ऑनर कार प्रोड्यूस करना शुरू किया और वो बाईसाइकिल भी प्रोड्यूस कर सकता था, तो कार प्रोड्यूस तो किया लेकिन बाईसाइकिल नहीं कर पाया, तो लेट्स से किया होता तो उसे कुछ प्रॉफिट हुआ रहा था, तो वो फैक्ट्री ऑनर इस प्रॉफिट को मिस कर दिया। तो कार प्रोड्यूस करने के कारण अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे गया, तो वो बाईसाइकिल के कारण जो प्रॉफिट होने वाला था उस पे चला गया, वो उसको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। इससे हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में देखा और मार्केट सिस्टम्स, डिफरेंट मार्केट सिस्टम देखे। जैसे एक में हमने देखा कि फुल कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रह रहा है, दूसरे में देखा कि प्राइवेट एंटिटीज फुल कंट्रोल ले रही है, तीसरे में देखा कि कुछ मिक्स टाइप का है कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में भी रहेगा, कुछ चीज़ें प्राइवेट के हाथ में भी रहेगा। ओवरऑल हम लोग का क्या था इस चैप्टर का मतलब कि कंज्यूमर ट्राई करेगा अपने बजट के अंदर रहते हुए अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने का। हाँ, थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कशन करना था। लाइक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स पे पूछ सकते हो।
अदरवाइज़ आप मुझे ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी रीच कर सकते हो। यहाँ पे भी आप अपने को डाउट्स या कोई जो भी क्वेश्चन्स है आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।